बच्चों, हमें पता है हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। और 5 हेड्स ऑफ इनकम में बच्चों अगर देखें तो पीजीबीपी भी उसमें से एक है। मतलब हम इसे थर्ड नंबर पर कंसिडर करते हैं। पहले सैलरी है, फिर हाउस प्रॉपर्टी है, फिर पीजीबीपी है। सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है, 44 डीबी तक हम लोग इसको कवर करते हैं। बच्चों, सेक्शन 28 के बारे में लिखा है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन चार्जेबिलिटी। हर हेड के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है, और ये भी हमारा चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 28। बच्चों, पीजीबीपी के बारे में एक बात बोल रहा हूँ। अगर आपने साथ साथ पढ़ाई नहीं की तो पहली क्लास के बाद ना अपनी बुक बंद करके रखनी पड़ेगी। मतलब हर क्लास के बाद आपको स्टडी करना ही करना है, रिटेन करना ही करना है। अदरवाइज हर बच्चा ना एग्जाम से पहले कहेगा सर पीजीबीपी लेंदी बहुत है, करने के लिए बहुत कुछ है। मतलब मैं अब ये नहीं कहूंगा, वो लेंथ जो होती है ना वो चीजों को डिफिकल्ट बना देती है, कई बार टफ है। ध्यान देना इधर। क्वेश्चन 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। तो कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होती हैं? इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी सेक्शन 28। बच्चों, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है। As per section 28, income from any business profession shall be taxable under the head business profession, and income shall be computed in the similar manner as in the case of general practice of accountancy। सर, ये जर्नल प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी क्या है? बच्चों, पहले रेवेन्यू उसको लिखते हैं, फिर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, है ना, फिर हमारी इनकम निकलती है। सेक्शन 145 को ध्यान में रखोगे तो सेक्शन 145 में क्या होता है? या तो हम इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, या हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को, है ना। या तो ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं या फिर कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों, बट इट इज माय पर्सनल एडवाइस, कैश बेसिस पे जाने की बजाय आप हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस बेसिस पे बनाओगे? ड्यू बेसिस पे बनाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपको उसी बेसिस पे आपको रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो आपको, ठीक है, सेक्शन 145 ऑप्शन देता है कि आप ड्यू बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो या कैश बेसिस पे मेंटेन कर सकते हो, बट लास्ट में अल्टीमेटली आपको ड्यू बेसिस पे ही अकाउंट्स बनाने होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स शेल बी सच एज आर गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। भाई, ये तो ठीक बात है कि हम इनकम में से, इनकम और एक्सपेंसेस के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालते हैं, रेवेन्यू या एक्सपेंसेस के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। बट कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो पीजीबीपी में डिडक्टेबल नहीं है। हमें उन सभी को ध्यान में रखना होता है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है कि कौन से एक्सपेंसेस डिडक्शन, कौन से एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलेगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, ये सब कहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों? ये सब लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में। इसके लिए हमें इनकम टैक्स के सेक्शंस को स्टडी करना होगा। द फॉलोइंग इनकम शेल ऑल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन। कुछ इनकम्स दी हुई हैं जो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल है। देखो, सबसे पहली इनकम कौन सी है? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस से होने वाली इनकम आपकी पीजीबीपी में टैक्सेबल है। दूसरी, गिफ्ट इन कनेक्शन विद बिजनेस प्रोफेशन। भाई, किसी को गिफ्ट मिला है, बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड गिफ्ट मिला है, किस में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। कम देखो क्या लिखा है, एनी गिफ्ट और परक्विजिट और बेनिफिट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस प्रोफेशन। मान लो एक सीएस प्रैक्टिस कर रहा है, उसके क्लाइंट्स उसे गिफ्ट देकर जाते हैं, ठीक है, उसके क्लाइंट्स उसे गिफ्ट देते हैं, कौन से हेड में टैक्सेबल होंगे? पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे। आपको अपने प्रोफेशनल क्लाइंट से मिलने वाले गिफ्ट कौन से हेड में टैक्सेबल होते हैं बच्चों? पीजीबीपी में टैक्सेबल होते हैं। देखो क्या लिखा है, इफ एनी गिफ्ट हैज बीन received from any client, वर्ड क्या यूज किया गया? क्लाइंट। इट विल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो गिफ्ट जो क्लाइंट से मिला है पीजीबीपी में टैक्सेबल है। इफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ ₹30,000 फ्रॉम वन ऑफ हिज क्लाइंट, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी हिज इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो क्लाइंट से मिलने वाला गिफ्ट पीजीबीपी में। एबीसी लिमिटेड हैज एंगेज्ड वन एडवोकेट, एक एडवोकेट को अपॉइंट किया, भाई उस पर पैसा खर्च किया कंपनी ने। With regard to its legal proceedings, the company has provided him, अपने एडवोकेट को फैसिलिटीज दी हैं, ऑफ फ्री ट्रेवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड इनकर्ड ₹25,000। 25,000 रुपये कंपनी ने खर्च कर दिए अपने एडवोकेट पे। इट विल बी कंसिडर्ड टू बी प्रोफेशनल रिसिप्ट ऑफ द एडवोकेट। तो उस प्रोफेशनल के हैंड्स में अंडर द हेड पीजीबीपी टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो उस कंपनी के बिहाफ पे उसके केस लड़ रहा है। तो कंपनी उस एडवोकेट की क्लाइंट है, क्लाइंट से मिलने वाले बेनिफिट्स, गिफ्ट पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे। डन बच्चों, ये भी देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेमेंट्स फॉर नॉट परसुइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशन, नॉन कम्पीट फीस। अरे मेरे पड़ोस में कोई इंस्टीट्यूट खोल रहा था, मैंने कहा ये ले ₹1,00,000,
मेरे पड़ोस में मत खोल, वो पिछली वाली गली में जाके खोल। समझ रहे हो? हम कई बार नॉन कम्पीट करने के लिए हम किसी को कुछ पैसे देते हैं, तो नॉन कम्पीट फीस जो रिसीव कर रहा है, उसके लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। डन बच्चों। देखो क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी पेमेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन फॉर नॉन परसुइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, और प्रोफेशन, दैट इज पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फॉर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। और प्रोफेशन, भाई बिजनेस को क्लोज डाउन करने, प्रोफेशन को क्लोज डाउन करने के लिए हम उसे कुछ पैसा देते हैं। भाई तू ये बिजनेस करके एक साल में कितना कमा लेगा? अच्छा 3 लाख कमा लेगा, ये ले 3 लाख रुपए, और उससे साइन करवा दिए कि भाई हमारे एरिया में तू कम्पिटिटिव बिजनेस नहीं करेगा, 3 लाख रुपए तो बिजनेस करना है, तू किसी दूसरे एरिया में जा देता। होता है ऐसा, ठीक है ना? जिससे लगता है टफ कंपटीशन मिल रहा है उसको, या तो उससे हाथ मिला लो या उसको मार्केट से बाहर कर दो, पैसा देके खरीद लो। बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी इसके साथ ऐसे ही करती हैं। तो क्या हो गया, उनको जो पेमेंट मिली नॉन कम्पीट करने के लिए, नॉन कम्पीट फीस, कि आप हमारे साथ कंपटीशन नहीं करोगे, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। Similarly, if payment has been received for not using any patent right or technical know-how or other similar right, भाई किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ को यूज ना करने के लिए आप पेमेंट दे रहे हो, तो वो भी कौन से हेड में टैक्सेबल है? पीजीबीपी में टैक्सेबल है। ठीक है ना? कौन से हेड में टैक्सेबल है? पीजीबीपी में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्पीट फीस। इसको क्या बोलते हैं? नॉन कम्पीट फीस। द पर्सन मेकिंग पेमेंट शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। भाई जब पेमेंट करोगे ना नॉन कम्पीट फीस की, जब भी पेमेंट करोगे किसी को, आपको टीडीएस काट के पेमेंट करनी है। सर एक तो पेमेंट कर रहे हैं, ऊपर से टीडीएस भी काटे? हाँ बिल्कुल। आपने बाद में उसको एज एन एक्सपेंस दिखाना है ना अपने अकाउंट में, आप खर्चे की तरह उसे दिखाओगे ना, आप पेमेंट कर रहे हो तो, कि भाई हमने नॉन कम्पीट फीस दी की। वो खर्चा इनकम टैक्स में तभी अलाउड होगा जब आपने उस पर टीडीएस काटे, और टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराया है। ठीक है ना? तो अंडर सेक्शन 194 जी आपको टीडीएस डिडक्ट भी करना होगा पेमेंट करते टाइम, और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट भी कराना होगा, तभी उस एक्सपेंस की आपको डिडक्शन मिलेगी। तो बच्चों 3 इनकम्स डिस्कस की पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगी। स्पेकुलेशन बिजनेस से होने वाली इनकम, कौन सी इनकम? स्पेकुलेशन बिजनेस से होने वाली इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। और सेकंड, बोलो बच्चों, गिफ्ट मिल रहा है अपने क्लाइंट से, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। एंड थर्ड वन, यस बच्चों, नॉन कम्पीट। नॉट कम्पीट फी, आप जिसको रिसीव हो रही है उसके लिए उसके पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल। तो ये कुछ इनकम्स हैं जो क्लियरली स्पेसिफाइड है, ठीक है, जो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये नोट्स वॉल्यूम नंबर 2 में है, देख लेना आप लोग वहां से। देखो कुछ एग्जांपल्स देखो। एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड 30 लाख फॉर नॉट कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी। अरे कंपटीटर ने 30 लाख रुपए दे दिए, सोच मजे। बस अब उसके साथ कंपटीशन नहीं करना। 30 लाख फॉर नॉट कैरिंग आउट पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी। बच्चों नॉन कंपटीशन क्लॉज होता है ना, एरिया वाइज होता है कि भाई आप इस एरिया में नहीं करोगे। मेरा कंपटीटर है, मैंने उसको कहा भाई ये 30 लाख पकड़ो और बस दिल्ली एनसीआर में तुम बिजनेस नहीं करोगे, बाहर कर लो कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। वो भी खुश, ठीक है 30 लाख मिल रहे हो, कहीं और जाके कर लेगा। इन दिस केस वो भी नॉन कम्पीट क्लॉज हमेशा के लिए नहीं होता, नॉर्मली लिमिट होती है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। समझ रहे हो? पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी, इन दिस केस द अमाउंट सो रिसीव्ड शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम ऑफ द एसएससी। जिसने रिसीव किया उसके लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड 10 लाख फॉर नॉट शेयरिंग अ पर्टिकुलर पेटेंट। भाई वो पेटेंट किसी से शेयर नहीं करेगी वो कंपनी, उसके लिए उसे 10 लाख मिले। इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। कौन से हेड में टैक्सेबल है? पीजीबीपी में। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। ये कीमैन जो है ना, ये बल्कि 3-4 हेड्स में आता है। ये सैलरी में भी आ जाता है, पीजीबीपी में भी आ जाता है, और अदर सोर्सेज में भी आ जाता है। देखते हैं कीमैन क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इसके एक एम्प्लॉय है। अच्छा अब ये जो है, ये एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय कह लो या कह लो भाई ये कंपनी के सीईओ है। अच्छा अब कंपनी क्या करती है? कंपनी इनका इंश्योरेंस करा देती है। क्या करवाती है? इंश्योरेंस। भाई कंपनी के सारे राज इसे पता है, कंपनी का पूरा बिजनेस ये देख रहा है। कल को मान लो इसे कुछ हो गया, कंपनी डूब जाएगी, तो कंपनी क्या करती है? इस पर्सन का की मैन इंश्योरेंस कराती है। इसको क्या बोलते हैं? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसकी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने करवा ली, डन, मिस्टर एक्स की। अच्छा अब ये पैसा मिलेगा किसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। भाई अगर इसका पैसा मिलता है कंपनी को, तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। कंपनी के लिए कीमैन था, कंपनी ने इसका इंश्योरेंस कराया, कंपनी को इसका पैसा मिलता है,
इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। देखो जरा, समटाइम्स एम्प्लॉयर में टेक अ लाइफ पॉलिसी इन द नेम ऑफ एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज हु आर कंसिडर्ड टू बी very important for business or profession, and such policy is called keyman insurance policy, and premium is paid by employer। भाई प्रीमियम कौन दे रहा है? एबीसी लिमिटेड ने इंश्योरेंस कराया, वो दे रही है। एम्प्लॉयर इज अलाउड टू डेबिट इट टू पीएनएल अकाउंट। जो प्रीमियम पे कर रही है कंपनी, वो अपने पीएनएल से चार्ज करेगी एज ए बिजनेस एक्सपेंस। अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, अब अमाउंट मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा कंपनी को, shall be considered to be income of employer under section 28। If any payment has been received by the employee, it will be considered to be income under the head salary। Similarly, a policy may be taken in the name of any other person who is considered to very important for the business of the employer। Such policy is also called keyman insurance policy। If payment has been received by some other person, it will be considered to be his income under the head other sources as per section 56। सर थोड़ा सा और क्लैरिटी दो, इधर देखो थोड़ा सा और डिटेल। बच्चों एबीसी लिमिटेड है, इसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनी ने इस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मिस्टर एक्स, जो की मैनेजरियल पर्सन है, ठीक है ना। अच्छा, इनका लाइफ इंश्योरेंस, अब ये केएमपी कंपनी लॉ वाले केएमपी से मत कंपेयर कर लेना, समझ रहे हो? की पर्सन है, की पर्सन समझ लो, केएमपी मत लिखो आप, कंपनी लॉ से रिलेट कर लो। मान लो ये सीईओ है, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कंपनी है तो केएमपी, वैसे लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मिस्टर एक्स। अब इंश्योरेंस कंपनी पैसा कब देगी? विल पे अमाउंट या तो डेथ पे, क्योंकि लाइफ पॉलिसी है, या फिर मैच्योरिटी पे। चाहे डेथ पे मिले चाहे मैच्योरिटी पे मिले, पैसा मिल किसको रहा है? अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज को देखना है, रिसीव्ड बाय कौन है? रिसीव्ड बाय। अगर रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय को, बच्चों ऑब्वियस सी बात है डेथ पे तो मिलेगा नहीं, मैच्योरिटी वाला पैसा ही होगा, है ना, मैच्योरिटी पे। डेथ पे तो भाई एम्प्लॉय रहा ही नहीं, तो उसे कहाँ से मिलेगा? अगर एम्प्लॉय को पैसा रिसीव हो रहा है तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी में, ठीक है। अगर उसकी फैमिली को पैसा मिल रहा है तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में। अगर पैसा मिल रहा है जिसने बिजनेस में, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? बस ये पॉइंट ध्यान रखना, बस बड़े आगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसमें। पलक मिसिंग है इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में। सत्य तुम्हारी वीडियो विजिबल नहीं है, बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, क्या हुआ? ये सत्य ऑडिबल है? बच्चों बात करते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की, ध्यान देना इधर। If any manufacturer is exporting the goods manufactured by him, in such cases he may be given certain incentives by the government। गवर्नमेंट कई बार ना कुछ incentives वगैरह देती है एक्सपोर्ट करने वाले को, and such incentives are called export incentives and shall be considered to be income of the SSC under the head PGBP। And in general there are two types of incentives। भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सरकार चाहती है एक्सपोर्ट प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देती है, इंसेंटिव्स देती है, दो तरह के इंसेंटिव्स देती है। कौन कौन से? लेट्स सी क्या लिखा हुआ है इसमें। जीएसटी पेड बाय द एसएससी ऑन इनपुट्स और अदर गुड्स शैल बी रिफंडेड टू एसएससी एज एन इंसेंटिव एंड इट विल बी कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक, दैट इज ड्रॉइंग बैक द ड्यूटी पेड बाय द एसएससी। मुझे नहीं पता किस तरीके से लिखा है इन्होंने। जीएसटी में जीरो रेटेड सेल बोल देते हैं, एक्सपोर्ट सेल को क्या बोलते हैं? दूसरी चीज, जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है उसका आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। सेक्शन 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कस्टम्स एक्ट 1962, ठीक है ना, इंडियन कस्टम्स एक्ट सेक्शन 74 75 एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। डन। Incentive and it will be called duty drawback, that is drawing back the duty paid by the SSC। भाई वो रिफंड हो जाती है, ड्यूटी वापस मिल जाती है, मतलब जो भी आपने टैक्स पे किया ना, चाहे आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है वो भी रिफंड हो जाएगी। जीएसटी में भी आप जीरो रेटेड में आपको पता है क्या, जो आपने जीएसटी पहले पे कर रखा है उसका आपको रिफंड मिल जाता है। एक तो ये बेनिफिट हो गया, पहला बेनिफिट तो ये हो गया जीएसटी के अंदर और इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर, ठीक है। सर कर रहे हैं एक्सपोर्ट, नाम आप इम्पोर्ट ड्यूटी का ले रहे हो। बच्चों मैंने इंपोर्ट ड्यूटी रिफंड कहा है, एक्सपोर्ट के टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है, एक्सपोर्ट के टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है। कैसे मिलता है? सेक्शन 74 75 मैंने पिछली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कहोगे तो मैं समझा भी दूंगा। द एक्सपोर्टर्स आर इशूड स्पेशल लाइसेंसेस फॉर इंपोर्टिंग गुड्स। बच्चों स्पेशल लाइसेंस दिए जाते हैं, कई बार तुमने देखा एक बुक पकड़ा दी जाती है उन्हें, विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, उन्हें लिमिट दे दी जाती है उसमें
एंड सच लाइसेंसेज आर कॉल्ड इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? import entitlement license, and an exporter is allowed to sell it in the market, and profit on sale of import entitlement license shall be considered to be income under the head business profession। बच्चों नीचे बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, देखते हैं जरा। उससे पहले मैं इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ शॉर्ट में। बच्चों आपको लाइसेंस मिला, ठीक है, 5 लाख का मिला, 2 लाख आपने क्लेम कर लिया, बैलेंस कितना बचा? 3 लाख का। आप चाहो तो इसे किसी दूसरे को सेल कर सकते हो। सर इसका फायदा क्या होता है? ये 3 लाख रुपए की ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, इतने से उसकी 3 लाख रुपए से उसकी ड्यूटी बच जाएगी, वो यहाँ से एडजस्ट कर सकता है। जो लाइसेंस में जो मिला होता है ना अमाउंट जितना, जैसे 5 लाख की लिमिट थी तो 5 लाख की तक की ड्यूटी यहाँ से एडजस्ट कर सकता था, लाइसेंस था, पे करने की जरूरत नहीं है। और 3 लाख का लाइसेंस बचा हुआ है, अगर बैलेंस 3 लाख बचा हुआ है, इतनी सभी भी 3 लाख रुपए तक की ड्यूटी एडजस्ट करने का राइट है। मान लो उसकी 3 लाख की 3.5 लाख की ड्यूटी बनती है, तो 3 लाख रुपए एडजस्ट करेगा, उससे बैलेंस उसे देना होगा 50,000 रुपए। ये लाइसेंस जो होते हैं ड्यूटी की लिमिट मिल जाती है कि इतनी ड्यूटी आप प्लस कर सकते हो, मतलब आपको देने की जरूरत नहीं है, बेनिफिट दे दिया। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसको हटा रहा हूँ। बच्चों ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, सब समझ में आ रहा है? ठीक है। ABC Limited has computed its income to be 20 lakh, and some of the entities noted from profit and loss account as are given below. Company has debited the amount of opening stock 33 lakh, which is overvalued by 10%. Company has devalued duty drawback 7 lakh, but the amount was not being credited to profit and loss account. The company has received import entitlement license from the government. It was sold it at a profit of 3 lakh. The amount has not been credited to P&L account. वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले P&L का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट P&L में कितना आ रहा है? 20 लाख। शुरुआत किससे करेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले P&L का प्रॉफिट, फिर होंगे एडजस्टमेंट्स। बच्चों पीजीवीपी के चैप्टर में एडजस्टमेंट्स ही होती है। बच्चों एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस वाली साइड आता है या सेल्स वाली साइड आता है ट्रेडिंग में? बोलो, इनकम वाली साइड आता है, एक्सपेंस वाली साइड आता है? बोलो बच्चों। एक्सपेंस वाली साइड आता है, करेक्ट आंसर। अगर ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस वाली साइड आता है तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो मतलब यस बच्चों, एक्सपेंस ज्यादा है। एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया, एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया, खर्चा ज्यादा दिखा दिया। अब उसको करेक्ट करना हो तो उसे प्रॉफिट में वापस ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट समझ में आ गया कि ओपनिंग स्टॉक क्योंकि एक्सपेंस साइड में आता है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने का मतलब एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया। उसे करेक्ट करने के लिए जितने से एक्सपेंस ज्यादा दिखाया वो प्रॉफिट में हमें ऐड बैक करना होगा। ये कह रहे हैं हमने ओपनिंग स्टॉक 110% पे दिखा दिया, मतलब 10% ज्यादा पे दिखा दिया। 10% ज्यादा पे दिखाया मीन्स अभी कितने पे? 110 पे। तो हम क्या करेंगे? 33 लाख डिवाइडेड बाय क्या किया बच्चों? 33 लाख डिवाइडेड बाय 110, और एक्सेस 10% था तो इंटू 10, तो हमारा एक्सेस अमाउंट आ गया, या आप कह सकते हो ओवर वैल्यूड वाला, जितनी वैल्यू ज्यादा दिखाई थी। 3 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू दिखाती थी, इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। खर्चा ज्यादा दिखा दिया था, करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट में वापस ऐड बैक करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। बच्चों हमें ड्यूटी पेड का रिफंड मिल गया। रिफंड मिल गया मीन्स ये तो एक तरह का प्रॉफिट है ना, जो ड्यूटी पे की थी पहले एज एन एक्सपेंस क्लेम की थी, अगर उसका रिफंड हो जाएगा तो बच्चों ये इनकम टैक्स तो है नहीं,